अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 1 करेंगे। इससे पहले मैंने 6.1 के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करवा के अपने चैनल में डाल दिया है। साथ साथ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। आप जाकर उससे भी चेकआउट कर सकते हो। एक एक सवाल को सॉल्व करवाए ताकि आपको तमाम चीज़ें मिलती रहे और बाकी तमाम रिमेनिंग चैप्टर्स भी कंटिन्यू है। इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूंगा। तो मेरे पास क्या है, इस सवाल में लिखा हुआ है इवेल्युएट करना है हमारे पास 20p3। ये एक तरह का NPR एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसके तहत इसको सॉल्व करते हैं। तमाम डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये सवालात सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे होते हैं व्हाट्सएप में और कह रहे होते हैं कि सर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 नहीं डालें या 2 अपलोड नहीं करें, मुझे मिल नहीं रहा, आप मुझे दे दें। तो आपको बहुत आसान तरीका क्या है, आपने लिखना है क्लास 11 यूट्यूब में जा करके और लिखना है एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन चाहिए, जैसे कि आपको 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए। ठीक है, तो आपने ऐसे लिखना है और इसी के आगे क्या लिख देना है, पढ़ो लर्न टुगेदर। अगर आप इस तरह से लिख करके क्वेश्चन को सर्च करोगे ना, मेरे चैनल का नाम लिख करके, तो आपको फ़ौरन से वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है, आराम से आप इसको ढूंढ सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो चले आ जाए सवाल सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप पर डिपेंड करता है, आप इसको फार्मूला के तहत सॉल्व करो या फिर आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू डाल के सॉल्व करो, क्योंकि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ MCQs में आएगा। ठीक है, तो चलें आ जाए। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ उस सवाल को क्या करूंगा, वापसी उतार दूंगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है। आपने याद रखना है इसका मेरे पास फार्मूला क्या होता है। इसका मेरे पास फार्मूला होता है कि अगर NPR मतलब ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है N और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है R, वो बराबर होता है किसके, N फैक्टोरियल N माइनस R के फैक्टोरियल के। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। एक मैं आपको फार्मूला के तहत बताऊंगा और बाकी तमाम मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता दूंगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो चलो आ जाओ। NPR मतलब N की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, जो ऊपर लिखी हुई होगी, मतलब N की वैल्यू क्या होगी 20, जबकि R की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 3 होगी। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या होगी 3। तो ज़रा लिख कर देख लेते हैं। N की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 20 फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R के बराबर। N माइनस R क्या होता है मेरे पास, मतलब 20 माइनस का क्या हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, 20 फैक्टोरियल को तो फिलहाल वैसे ही लिखो, 20 में से 3 गया तो मेरे पास कितना बचा, 17 का फैक्टोरियल। अब बोला जा रहा है इसका आंसर निकाल दो। तो इसका आंसर कैसे निकालेगा, यहाँ तक तो आपको आता ही है क्योंकि आपने इसके बाद से सोल्यूशन करना आपको आता है। या तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू लिखो या फिर आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। तो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ क्योंकि एक सवाल पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ। तो 20 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 19, मल्टीप्लाई बाई 18, मल्टीप्लाई बाई 17 के फैक्टोरियल में एन कर रहा हूँ क्योंकि नीचे 17 का फैक्टोरियल मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा 20 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 18। ज़रा इसकी वैल्यू देख लो मेरे पास क्या आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा सर आप बहुत लॉन्ग तरीके से करवा रहे हैं। लॉन्ग तरीके से नहीं, मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ कि इसके पीछे असल में होता क्या है, ये वैल्यू किस तरह से निकलती है। तो 6840 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीक़ेकार मैंने आपको ये कंप्लीट बता दिया। अब मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन करके बताऊँगा कैलकुलेटर की मदद से कि आप कैलकुलेटर की मदद से कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले क्या लिखोगे, 16P और 4 लिखोगे और कैलकुलेटर के अंदर आपके पास गिवन होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो इसके अंदर तो हमारे पास गिवन होता है कि आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ इसी में। तो आपके पास मेरा कैलकुलेटर शो हो रहा होगा। ठीक है, आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट नीचे के साइड देखो, यहाँ पे मेरे पास जो नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 16 और 4 लिखा हुआ है ना। तो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले यहाँ पे 16 लिखूँगा। ठीक है, 16 मैंने लिखा। 16 लिखने के बाद मैं क्या दबाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा। मैंने शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाने के बाद देखो यहाँ पे NPR है, मल्टीप्लाई के ऊपर NPR है, तो इसको क्लिक करूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, मेरे पास P आ जाएगा। ठीक है, और P के बाद मेरे पास दूसरा नंबर क्या है, मेरे पास दूसरा नंबर 4 है, तो क्या डायल करूँगा यहाँ पर मैं 4 लिख दूँगा। ठीक है, और जैसे इक्वल के निशान पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 43680। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान तरीके से हमने इसको निकाल करके दिखा दिया। ठीक है, तो चलें आ जाएं, इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह से हो रहा है। आगे लिख देता हूँ मैं इसको जा करके कि क्या होगा ये। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आया कि P6 P4 की वैल्यू क्या आई मेरे पास 43
680। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। उसी तरह से इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से निकल रहा है। 12P सोल्यूशन लिखोगे, क्या लिखोगे, 12P और 5। ठीक है, तो ज़रा इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू बताओ क्या आ रही है मेरे पास। 12P और 5 की वैल्यू मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखूँगा कि मेरे पास क्या आ रही है, 12 लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 950। ठीक है, मेरे पास ये 12 और 5 है। ठीक है, बिल्कुल सही, 95040। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आई थी जिसको मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या आ गया भाई, ये किस तरह का सवाल मेरे पास उठकर आ गया। बहुत आसान सवाल है। इसमें क्या करोगे, सोल्यूशन लिखोगे, लिखने के बाद लिखोगे 8, नीचे क्या लिखा हुआ है 3 और 2। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, अब याद रखना जब भी इस तरह का टर्म लिखा हुआ है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, 8 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तमाम के फैक्टोरियल्स होते हैं, इन तमाम के क्या निकाल लोगे, वैल्यूज़ निकाल लोगे। तो जल्दी से देख लेते हैं कि 8 के फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास क्या होती है। 8 का फैक्टोरियल मेरे पास बराबर होता है 4030। तो क्या लिखूंगा, 40320। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, मेरे पास 6 ही होगा। तो क्या लिखूंगा मैं, 3 का मेरे पास फैक्टोरियल क्या आ गया, 6 आ गया। तो 6 लिख दूंगा जो कि मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 का फैक्टोरियल मेरे पास 2 के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 40320 अपॉन 6 2 ज़ा 12। इसको 12 से डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या आ रहा है, 40320 डिवाइडेड बाय क्या, 12। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है सिंपल सा 3360। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अब आखिरी में बचा है मेरे पास, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। तो 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से 9 का फैक्टोरियल कैलकुलेटर से ही निकाल के देख लो कि क्या आता है तुम्हारे पास, क्योंकि काफ़ी बड़ी सी वैल्यू आती है 362880। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, जबकि मेरे पास 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, आप 4 का क्या निकाल दो, फैक्टोरियल निकाल दोगे तो मेरे पास आएगा 24 आएगा। जाहिर सी बात है, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 24। इन सबको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या मेरे पास वैल्यू बनकर आ रही है। तो क्या करूँगा, 24 को मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास आता है 288 आता है। क्या आता है, 288। अब क्या करूँगा, इसको इससे डिवाइड कर लूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 362,880 डिवाइडेड बाय 288। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 1260। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, बआसानी तरीके से सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरह के इस सवाल को सॉल्व करना था। अगर जिस तरह का भी अब अलग कोई क्वेश्चन आता है तो आप बआसानी उसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस सवाल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। तो मैंने क्या लिखा, सोल्यूशन लिखा और जो सवाल लिखा हुआ है उस सवाल को वापसी क्या कर दिया, उतार दिया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब मुझे मालूम है, ये आपको भी मालूम है कि मेरे पास क्या होता है, NPR किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल के। ठीक है, तो ये मेरे पास फार्मूला है, जो ये कांस्टेंट फॉर्म मतलब कि ये है ही फार्मूला, इसी के ही तहत हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है, मेरे पास n ही है क्योंकि मुझे n की वैल्यू को निकालना है, जबकि r की वैल्यू क्या है, मेरे पास 2 है। तो क्या लिखूँगा, मैं लिखूंगा इसकी जगह, इस वाली जगह पुट कर रहा हूँ, n की जगह क्या लिखूंगा, n फैक्टोरियल, जबकि r की जगह क्या हो जाएगा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये लिख दिया और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा इस इक्वल टू 30। मेरे पास किसके इक्वल है, ये 30 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। आपको मालूम है ना, जब भी फैक्टोरियल लगा हुआ होता है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूसली वैल्यू चलते रहती है। जैसे कि मेरे पास क्या हो जाएगा, n माइनस 1, मतलब इसमें एक दफ़ा माइनस करवाऊंगा 1 को, तो मेरे पास n माइनस 1 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा। याद रखना जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना वहाँ तक लेकर जाएंगे इसको। तो यहाँ पे फैक्टोरियल कर दिया और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेरे पास क्या लिखा जाएगा, मेरे पास लिखा जाएगा n माइनस 1 इस इक्वल टू किसके बराबर आ गया, मेरे पास 30 के बराबर ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, n ज़ा n स्क्वायर माइनस n 1 ज़ा n इस इक्वल टू 30। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर
माइनस एन, और क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस का 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें इसको सॉल्व करना होगा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मिडिल टर्म ब्रेक या फार्मूला। आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कुछ भी लिखो। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसको मिडिल टर्म ब्रेक से ही सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आगे मिडिल टर्म ब्रेक तो आपको आसानी तरीके से आता होगा कि 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 30 आ जाता है। अब 30 को क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। ठीक है, मैं रफ वर्क करके दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको नहीं आता तो क्या लिखूँगा, 30 को क्या करूँ, 6 मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5। तो मेरे पास ये मैंने एलसीएम अलग टाइप से लिया। आप भी बोलोगे सर आपने कैसे एलसीएम लिया है, बस सॉल्व करने के लिए लिया था कि 6 में से अगर मैं 5 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 5 को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, n। ये रफली किया हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 से लिखो, क्योंकि ये आपको दिखाना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इसका आंसर लाना है। अगर 6 में से मैं 5 को माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और मुझे किसका 1 चाहिए, मुझे माइनस का 1 चाहिए। तो क्या लिखूँगा, माइनस का 6 और प्लस का 5, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस वाली टर्म को, n को मैं इस टर्म में इसको क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ ब्रेक करके देख लेते हैं मेरे पास क्या हो रहा है। तो क्या लिखूँगा, n का स्क्वायर लिखूँगा, n माइनस में तो माइनस का क्या लिखूँगा, 6 और n, और माइनस प्लस का क्या लिखूँगा, 5n। जब ये दोनों माइनस होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से n आ जाएगा। ठीक है, और 6 5 से क्या होता है, 10 होता है, और मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीके से कर लिया। जैसे ही हम लोग क्या लेते हैं, जैसे ही हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक लिखते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन ले लो, इन दोनों में से एक जैसी टर्म, एक जैसी दिखने वाली टर्म कौन कौन सी है, ये है। और कौन सी टेबल में आती है, एक ही टेबल में आती है। तो n ले लूँगा कॉमन, n से n कैंसिल आउट तो n बचेगा, प्लस माइनस माइनस, इस n से ये n कटा तो क्या बच गया, 6 बच गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, प्लस का 5 आ रहा है, क्योंकि 5 की टेबल में 5 आता है। 5 1 ज़ा 5, n बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 6 ज़ा 30। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों में से दोबारा देखो ये चीज़ कॉमन आ रही है तो क्या लिखूँगा, n माइनस 6 और n प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा आइडर और कर देंगे कि n की वैल्यू माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और n की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 0। इसको एक दफ़ा 0 के बराबर ले लिया और इसको एक दफ़ा क्या ले लिया, 0 के बराबर ले लिया। अब क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और एक दफ़ा n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। तो याद रखना कभी भी -5 आंसर नहीं होगा। हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में हमारा आंसर इसको नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि NPR की वैल्यू हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में ही हम रख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया इस सवाल का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो पार्ट 2 है मेरे पास। ठीक है, पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पार्ट 2 में क्या लिखूँगा, सोल्यूशन लिखूँगा। ठीक है, वही काम वापसी कर दूँगा। क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपके सामने वैसे ही लिख दिया। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि अगर मेरे पास NPR है तो इसको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r के किस में लिख दो, फैक्टोरियल में लिख दो। तो ये मैंने आपके सामने वैसे ही लिख कर दिखा दिया। अब इस वाली टर्म को इस फार्मूला में लिखना होगा। तो मेरे पास n की वैल्यू क्या है, n फैक्टोरियल ही है, n की वैल्यू n ही है, माइनस r की वैल्यू क्या है, 3 है। तो क्या लिख दूंगा, 3 का फैक्टोरियल लिख दूंगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 60 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो n माइनस 3 है तो इसको कहाँ तक खोलूँगा, n माइनस 3 तक खोलूँगा। चलो आ जाओ, n हो जाएगा, n में से 1 माइनस करो तो n माइनस 1, फिर 1 में दोबारा माइनस 1 करो तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2, फिर माइनस 2 में दोबारा 1 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे 60 वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें मज़ीद सॉल्व करना होगा। तो कैसे लिखेंगे, n लिखूँगा, n माइनस 1 और n माइनस 2 इक्वल टू 60। चलो इसको अब सॉल्व करना होगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि दो टर्म मेरे साथ एक दूसरे से ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसको हमने क्या करना होगा, ब्रैकेट से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ, n लिखते हैं, n n ज़ा n स्क्वायर, n प्लस माइनस माइनस n 2 ज़ा 2n माइनस प्लस माइनस 1n ज़ा n माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखो यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है ना, सिंपल वही काम किया है जो हमने यहाँ पे काम किया था। अब देखो क्या करना है, अब इस n को एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई, इसी n को एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई, इसी n को एक दफ़ा इससे और एक दफ़ा इससे। तो चलो आओ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। n को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, n का क्यूब,
n को -2n से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर, इस n को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, और इस n को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 2n = 60। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना। देखो दोनों के वेरिएबल क्या है, सेम है, तो क्या होगा, माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखूँगा मैं, इम्प्लाइज दैट का निशान डालना, n³ माइनस का 3n का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर लिया तो माइनस का निशान के साथ क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 2n इक्वल नहीं करता, -60 = के बाद आ जाए तो प्लस का 60, तो इक्वल टू के बाद आ गया माइनस का 60 = 0। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक तरह का जनरल इक्वेशन बना करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब आपने इसमें आप पर डिपेंड करता है, या तो आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लो, या फिर आप क्या करो, आप इसका पूरा फार्मूला लगाओ जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक डिवीजन मेथड। जिन्हें तो यूँ करके बनाते थे और उसमें लिखते थे तमाम वैल्यूज़ और देखते थे क्या वैल्यू आ रही है, या फिर एक अच्छा सा काम मेरे पास क्या है, मैं इस तमाम टर्म को रब कर देता हूँ ताकि मैं लिख सकूँ। ये 2 सवाल तो हो ही गए मेरे पास सॉल्व, तो मैं इसको पूरा रब कर देता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपको आगे कंटिन्यू सॉल्व करवा सकूं। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। अब याद रखना मुझे n की वैल्यू ऐसी इसके अंदर पुट करनी है कि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास 0 आ जाए। करते हैं ना, तो मैं क्या लिख देता हूँ, लिख देता हूँ लेट p ऑफ n, हम लोग p ऑफ x लिखते हैं, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, p ऑफ n किसके बराबर है, n³ माइनस 3n के स्क्वायर प्लस 2n माइनस 60 = 0। ठीक है, अब मुझे n की वैल्यू ऐसी पुट करनी होगी प्लस और माइनस में कि मेरे पास क्या आ जाए, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो चलो करके देख लेते हैं। मुझे मालूम है कि n की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूँगा ना तो मेरे पास 0 हो जाएगा। कैसे देखते हैं, तो p लिखूँगा, 5 लिखूँगा, n की जगह क्या आ जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 n की जगह क्या आ जाएगा, फिर से 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 5 माइनस का 60 = 0। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। p लिखेंगे, 5 वैसे ही लिखेंगे, 5 का क्यूब किसके बराबर होता है 125, 5 5 तो 25, और 25 को अगर मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 75 आ जाएगा। तो माइनस का 75, 2 5 से मेरे पास क्या होता है 10, और माइनस का क्या होता है 60 होता है। ठीक है, तो ये मैं टर्म लिख दूंगा और इसको सबको मैं प्लस माइनस करके देख लेता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है 125, बल्कि माइनस वाली टर्म को एक साथ कर देता हूँ कि माइनस का 75 माइनस का 60 किसके बराबर होता है, मेरे पास ये बराबर होता है माइनस का 35 135। चलो और लिख लेता हूँ। तो देखो ये 125 पॉजिटिव का, ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा 135 माइनस का 135। जब इसको प्लस करूँगा तो माइनस 135 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया 0। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास n की वैल्यू क्या है 5। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे सवाल का जवाब हो जाएगा। जब ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है और मुझे n की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था, तो मैंने n की वैल्यू को फाइंड आउट करा और आपको दिखा दिया। ठीक है, अब चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 में चले आते हैं। तो पार्ट 3 को सॉल्व करके देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, रब कर दिया, क्योंकि एक ही सवाल आज सॉल्व करवा रहा होता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ साथ कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन होती है दैन मुझे बताना है आपने। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा है, ये सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन तो हमारे पास फ़ौरन से आ गया। अब क्या लिखूँगा, 8 लिखूँगा, p लिखूँगा, n लिखूँगा और 8.7.6 डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इस सवाल को क्या करना है, आपने थोड़ा गौर से देखना है। कैसे देखना है, देखो सबसे पहले ये वाली टर्म तो हमें मालूम है, फॉर्मूला होता है कि n p r बराबर होता है किसके, n फैक्टोरियल n माइनस किसके r और इसका क्या फैक्टोरियल। तो ये मैंने लिख करके आपको दिखा दिया। अब इस वाली टर्म को ज़रा उसी में लिख दो। कैसे लिखाएंगे, देखो ज़रा गौर से देखना कि ये जो n है, n की जगह क्या आएगा इस दफ़ा 8 आएगा। क्यों, क्योंकि n ऊपर वाली टर्म होती है और n किसके बराबर है, 8 के बराबर है। लिख देता हूँ कि n बराबर है 8 के और r बराबर है किसके, r बराबर है किसके, n के। ये अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, कि n बराबर है किसके, 8 के, और r बराबर है किसके, n के। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल जहन में देख करके लिखना है कि कहाँ कौन सी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ज़रा लिख लेते हैं, n फैक्टोरियल मतलब 8 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा n मेरे पास क्या है 8 के फैक्टोरियल है। ठीक है, तो 8 ही लिखूँगा। ठीक है, और इसके बाद माइनस का क्या लिखूँगा, r किसके बराबर है, n के बराबर है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। देखो n का फैक्टोरियल इस 8 फैक्टोरियल, फिर n लिखा हुआ तो मैंने n लिखा,
फिर माइनस का निशान लिखा है, माइनस लिखा है, जबकि r की वैल्यू क्या है, n है, तो मैंने क्या लिख दिया n, और उसके बाद फार्मूला के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है 87.6, ठीक है, सब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पे आके इसकी वैल्यू आके रुक जा रही है। तो हमने यह सवाल ना पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इस तरह का। कैसे, अगर मेरे पास 8.7.6.5 के आगे वो लगा दूँ फैक्टोरियल और नीचे 5 फैक्टोरियल लिख दूँ, तो ये वैल्यू कट जाएगी, ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो मेरे पास सेम टू सेम वही चीज़ क्या आ जाएगा, बन करके आ जाएगा। तो क्यों ना मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लगा करके यहाँ पे भी क्या लगा दूं, 5 का फैक्टोरियल लगा दूं, ठीक है। तो मैं दोनों साइड क्या लगा दिया, फैक्टोरियल लगा दिया। तो अब देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल बराबर है 8 माइनस n के फैक्टोरियल इक्वल टू, ये पूरा फैक्टोरियल चले जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 8 का फैक्टोरियल और ये क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आगे चलेगा भी तो कंटिन्यू होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो इक्वल टू के पहले ये है, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये फैक्टोरियल लगा हुआ है, फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दो, तो मेरे पास क्या बचेगा 8 माइनस 8 इक्वल टू 5, ठीक है। क्योंकि सारी वैल्यू कट गई तो मैं इसको ऐसे ही इक्वल ले लूँगा। अब क्या करना होगा, ये +5 है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा और n वहाँ जगह पॉजिटिव हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 8 में से 5 गया तो 3। तो देखो कितना आसान तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। बस थोड़ा सा लॉजिक लगा के सवाल को सॉल्व करना है, अदरवाइज़ और कुछ है ही नहीं इस सवाल के अंदर, ठीक है। चलो आज लास्ट वन तो आप लोग अब आराम से सॉल्व कर लोगे, लेकिन मुझे ये सवाल भी सॉल्व करवाना है, ठीक है। तो ये पार्ट 4 है, लास्ट तो नहीं है, पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 को देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन लिखूंगा, सोल्यूशन लिखने का क्या लिखूंगा, 11pn इक्वल टू 11.10.9। देखो इसको तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 8 फैक्टोरियल और नीचे 8 फैक्टोरियल होना लाजमी है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है मेरे पास कि n पी आर किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर के फैक्टोरियल के। तो ये मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। n की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 11 का फैक्टोरियल अपॉन n की जगह 11 माइनस r की जगह क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं मालूम। इक्वल टू का निशान 11.10.9 डॉट क्या लिख देता हूँ, इसके आगे 8 लिख देता हूँ और नीचे क्या लिख देता हूँ, 8 का फैक्टोरियल लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना होगा, सिंपल 11 का फैक्टोरियल यहाँ लिखा, 11 माइनस n का होल फैक्टोरियल इक्वल टू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल। इससे ये वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट, ये भी टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो क्या बचा 11 माइनस n इक्वल टू 8। अब क्या करूँगा, इसको इधर और इसको इधर ले आऊँगा, तो 11 में से -8 करवा दो और n हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें भी 3 आ जाएगी। तो देखो कितना आसान तरीके से दोनों वैल्यू निकाल दिया और दोनों में 3 हो गई। बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के, तो मैंने आपको ये मेथड सॉल्व करवा दिया है। अब क्या करते हैं, इसका पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास 5 आ गया है पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 आ गया, तो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, n+2p/4 रेशो। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, n+1p3 और 5:1, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, घबराना मत। ये सवाल देखकर कितना अजीब सा सवाल आ गया, क्या आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना कोई इशू की बात है ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करूंगा, इसी सवाल को वापसी उतार दूंगा, n2p4। देखो गौर से देखना कर क्या आ रहा हूँ मैं, ठीक है। उसी सवाल को वापसी से क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, तो मैंने रीराइट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे अब फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या होता है कि NPR, ठीक है। NPR किसके बराबर होते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस आर के फैक्टोरियल के। तो ये मैंने आपके सामने इसको सेम टू सेम एज इट इज़ क्या कर दिया, लिख दिया। अब मुझे मालूम है n की वैल्यू क्या है, n+2 और r की वैल्यू क्या है, 4। चलो आ जाओ लिखते हैं। क्या लिखूंगा, n की जगह क्या लिखूंगा, n की जगह n+2 और इसका क्या लगा दूंगा, फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल लगा हुआ है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिवाइड का निशान, डिवाइड लगाया। n की वैल्यू क्या है, n+2, तो क्या लिखूंगा n+2, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, माइनस का r, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या लिख जाएगा, फैक्टोरियल। याद रखना जो वैल्यूज़ गिवन होगी ऊपर n की और r की वही लिखेंगे, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं लिखेंगे। उसके बाद रेशियो लगा हुआ, तो क्या लगा दूंगा, रेशियो लगा दूंगा।
फिर क्या लिखा हुआ है NP3, तो n की वैल्यू क्या है n+1 इस दफ़ा, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। नीचे क्या आ जाएगा n-r, तो क्या लिखूंगा n+1 और r की वैल्यू क्या है इधर 3 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है। इक्वल टू का निशान 5, रेशियो का मतलब होता है अपॉन, तो मैं क्या लिख देता हूँ अपॉन 1 लिख देता हूँ, ठीक है। 5:1 मतलब 5/1। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है रेशियो का मतलब डिवाइड होना होता है। पहले तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। n+2 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये, नीचे क्या आ जाएगा 2 में से 2 गया तो मेरे पास क्या बचेगा n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड का निशान डाल देता हूँ। ये n+1 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल और 1 में से 3 गया तो क्या बचेगा n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया और इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 5/1। याद रखें डिवाइड का निशान जब भी मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म क्या हो जाती है नीचे हो जाती है। तो चलो आज इसको भी उसी तरह से कर लेते हैं कि n+2 का फैक्टोरियल मैंने वैसे ही लिखा, नीचे क्या लिखूंगा n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ, ये ऊपर और ये नीचे, तो n-2 का फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। इक्वल टू, इसको मत चेंज कर देना गलती से क्योंकि ये इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है तो इसको हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो n+2 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल सेम था तो कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है यहाँ पे n+2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे n+2 का फैक्टोरियल बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई का निशान ऊपर 1 है, नीचे भी क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है n+1 का फैक्टोरियल, क्या लिखूंगा n+1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 5:1। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब याद रखना क्योंकि ये मेरे पास n+2 है, ये कंटिन्यूसली चले जा रहा है वैल्यू, ठीक है, फैक्टोरियल का निशान है ना, तो क्यों ना मैं इसको इस वाली टर्म में बना दूं, किस तरह से n+2 लिखता हूँ, ठीक है। अब इसमें 1 माइनस करवाता हूँ तो क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। अब फिर दोबारा माइनस करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास n आ जाएगा, जैसे हम कंटिन्यूसली करते हैं वैल्यू को। तो मैंने यहाँ पे इसको फैक्टोरियल लगाया, नीचे 1 था वैसे ही रहने दिया, मल्टीप्लाई का निशान 1 लगाया, n+1 का फैक्टोरियल क्यों लगाया था यहाँ पे ये, ताकि ये वाली वैल्यू क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए और 5 क्या हो जाएगा 1। अब देखो मेरे पास क्या बचा, ये बचा मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या बचेगा n+2 ही बचेगा इक्वल टू 5 और नीचे तमाम टर्म 1 थी तो उसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 2, तो n किसके बराबर हो जाएगा +3 के। तो ये क्या हो जाएगा मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, इस सवाल को सॉल्व कर लिया कितने आसान तरीके से। तो इसी तरीके से हमने क्या करना होगा, पार्ट 6 को भी सॉल्व करना होगा। तो चलो देखते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसे क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ ताकि मेरे पास क्या हो जाए, उसके जवाब करने के लिए मेरे पास जगह मिल जाए मुझे। तो चलें, ये तकरीबन मेरे से रब हो चुका है और हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पार्ट 2 को देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ सवाल को। तो क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन लिखोगे, सवाल को वापसी उतारोगे, NP4 रेशो n-1 P3 इक्वल टू 9:1। ठीक है, तो ये थोड़ा आसान सा लग रहा है क्योंकि इसमें वैल्यू क्या लिखी हुई, कम लिखी हुई है। फार्मूला क्या होता है, NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल के। ठीक है, तो चलो आज इसको लिख लेते हैं। इस वाली टर्म को कैसे लिखेंगे, n किसके बराबर है, n के बराबर है। ठीक है, जबकि मेरे पास क्या है, फिर n के बराबर हो जाएगा, माइनस r किसके बराबर है, 4 के, तो माइनस क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसी तरह से रेशो का निशान है, रेशो लिखा, फिर n-1, n किसके बराबर है, n-1 के फैक्टोरियल के, तो लिख दूंगा। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास n - r, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, r 3 के बराबर है, तो क्या लिखूंगा n - 3 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, तो n - 3 का क्या हो जाएगा मेरे पास फैक्टोरियल हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, लेकिन उसके साथ मुझे एक और चीज़ लिखना होगा ना। देखो n लिखा हुआ है तो n की वैल्यू क्या है, n-1, तो n-1 और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग r की वैल्यू क्या है 3 है। इन सब चीज़ों में ना कंफ्यूज होकर गलती मत कर देना। ठीक है, तो हमारे पास ना बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। रेशियो का मतलब डिवाइड होना होता है, तो मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्टली नीचे डिवाइड लिख देता हूँ। ठीक है, अब चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, n का फैक्टोरियल वैसे ही लिखाएगा, n - 4 का फैक्टोरियल वैसे ही लिखाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड होना, तो मैं डिवाइड लिख देता हूँ। n - 1 का फैक्टोरियल वैसे ही लिख दिया और नीचे क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा, तो n - 4 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल इक्वल टू 9/1। ठीक है, अब क्या करना होगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करना होगा, इसको ऊपर और इसको नीचे। तो
चलो आ जाओ, n का फैक्टोरियल वैसे ही n-4 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई का निशान ये ऊपर हो जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 9/1। ठीक है, तो ये 4 से ये 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है, मेरे पास यहाँ पे n का फैक्टोरियल बच रहा है, नीचे 1 बच रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ पे भी 1 बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है, n-1। तो क्या लिखूँगा, n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n-1 लिखा हुआ है, तो इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, माइनस करके, तो n-1 का क्या कर दूंगा, फैक्टोरियल कर दूंगा इसको चेंज, नीचे 1 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई का निशान 1, यहाँ n-1 का फैक्टोरियल रहेगा इक्वल टू 9 और अपॉन 1। ठीक है, तो इस वाली टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास n जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो n ही आया, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, क्योंकि नीचे तमाम टर्म क्या है, 1 है। तो देखो किस तरह से हमने इस सवाल को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलें आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन में 3 आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मैनी वेज ऑफ डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स, बोला जा रहा है कितने तरीके से बैटिंग किया जा सकता है, और पॉसिबल फॉर अ क्रिकेट टीम कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स। देखिए जब हमारे पास 11 प्लेयर्स हो तो कितने तरीके से, कितने ऑर्डर से बैटिंग किया जा सकता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि आपको कोई लिमिट नहीं दी हुई है, तो आपको डायरेक्टली सिंपल सा सवाल है, सॉल्व करना है। तो किसी भी आपको वेस निकालना होता है ना, तो हम उसका क्या कर देते हैं, उसका हम फैक्टोरियल निकाल देते हैं। ऑर्डर्स निकालने होते हैं, अगर कोई लिमिट नहीं दी हुई होती है, कोई आपके पास कंडीशन नहीं दी हुई होती, तो सिंपल जितने नंबर्स होते हैं उसका क्या निकाल देते हैं, फैक्टोरियल निकाल देते हैं। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा देयर आर, क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ देयर आर, कितनी टीम है, 11, देयर आर डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल फॉर अ क्रिकेट टीम। तो लिखता हूँ देयर आर 11 प्लेयर्स, कितने 11 प्लेयर्स हैं इन क्रिकेट टीम। ठीक है, इन क्रिकेट टीम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स निकालना है। तो क्या लिखोगे, डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल। डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स कितने हैं मेरे पास, कितना आएगा मेरे पास, 11 का क्या ले लूँगा, फैक्टोरियल। जो भी टर्म होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 का फैक्टोरियल। तो 11 के फैक्टोरियल की वैल्यू देख लेते हैं क्या आती है मेरे पास। मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे कि 11 लिखता हूँ और इसका क्या निकालता हूँ, फैक्टोरियल। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से लिख देना कि देयर आर 3991680 वेज। ठीक है, डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो हमारे पास कितने बैटिंग ऑर्डर्स हो गए, देयर आर 3991680 वेज फॉर डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ 11 का क्या लेना था, फैक्टोरियल लेना था, और इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब आ जाएगा। अब हमारे पास 4 पार्ट आ गया। तो 4 पार्ट में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इन हाउ मैनी वेज ऑफ वे 2 इंग्लिश बुक, बोला जा रहा है कितने वेज में। ठीक है, मेरे पास क्या है, 2 इंग्लिश बुक है, 3 केमिस्ट्री बुक है एंड 4 फिजिक्स बुक्स है, आर अरेंज ऑन अ शेल्फ। एक शेल्फ के अंदर आप किस तरह से इंग्लिश बुक को, केमिस्ट्री बुक को और फिजिक्स बुक को आप अरेंज करके क्या कर सकते हो, रख सकते हो ऑल टुगेदर, तमाम चीज़ों को। ठीक है, तमाम बुक्स को। तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि आप क्या लिखोगे कि हमारे पास कितनी बुक्स हैं, 2 इंग्लिश बुक है। तो क्या लिख देता हूँ, इंग्लिश बुक्स लिख देता हूँ, इंग्लिश बुक्स। इंग्लिश बुक्स कितने मेरे पास, 2 हैं। ठीक है, तो क्या लिखूँगा, 2 लिख दूँगा। उसके बाद मेरे पास केमिस्ट्री के जो बुक्स हैं वो कितने हैं, केमिस्ट्री के बुक हैं मेरे पास कितने, 3 हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ मेरे पास फिज़िक्स के जो बुक्स हैं वो कितने हैं, मैं फिज़िक्स भी लिख देता हूँ। फिज़िक्स बुक्स कितने हैं मेरे पास, 4 हैं। ठीक है, तमाम मेरे पास टर्म्स थी जो मैंने आपको लिख दिया। और इन तीनों की तादाद कितनी है, 1 2 3। तो लिख देता हूँ कि इन तमाम सब्जेक्ट्स, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं मेरे पास, टोटल सब्जेक्ट्स
कितने मेरे पास 3 हैं। ठीक है, तो ये तीनों टर्म को मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया कि इंग्लिश बुक 2 हैं, केमिस्ट्री बुक 3 हैं, फिजिक्स बुक मेरे पास 4 हैं, और ये तीनों सब्जेक्ट्स कितने मेरे पास टोटल 3 हैं। कैसे, 1, 2 और 3 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है इसको अरेंज करके रखना है शेल्फ में, इन सेम सब्जेक्ट आर ऑल टुगेदर, मतलब इन तमाम को एक साथ रखना है। तो इसको लिखाने का तरीका क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है ना तो क्या लिखोगे, 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय फिर 3 का फैक्टोरियल। सबके फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल दो। कैसे होगा, अगर मैं 2 का फैक्टोरियल निकालता हूँ, फिर मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3 के फैक्टोरियल से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के फैक्टोरियल से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ किसके, 3 के फैक्टोरियल से। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। मेरे पास आ रहा है इसका आंसर, तो लिख दोगे देयर आर 1728 वेज। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, 172 वेज टू अरेंज ऑन अ शेल्फ, अरेंज ऑन अ शेल्फ। इस तरह से आप लिख सकते हो, देयर आर 172 वेज टू अरेंज बुक ऑन अ शेल्फ। किसको अरेंज कर रहे हैं, हम बुक को शेल्फ में अरेंज करने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि ये ज़्यादा बेहतर है लिखना, इस तरह से लिख दो। बाकी आप अपने वर्डिंग्स में कुछ भी लिख सकते हो। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवा देता हूँ और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन बी फॉर्म। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स। बोला जा रहा है जो मैट्रिक्स के वर्ड है ना, इसके कितने अरेंजमेंट हम बना सकते हैं यूजिंग ऑल लेटर, तमाम लेटर को यूज़ करते हुए। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है। इफ़ ईच ऑफ देम विथ स्टार्ट आर, के हमारे पास जो आर से स्टार्ट हो कितनी दफ़ा अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपने सोल्यूशन लिखना होगा, लिख दिया। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जब हमें कंडीशन दी हुई है, क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन। ठीक है, तो मैंने अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन लिख दिया। मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास एक वर्ड है, क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, गिवन जो वर्ड मुझे दिया हुआ है, गिवन वर्ड जो है मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स है। तो क्या लिखता हूँ, MATRIX। तो क्या लिख दिया मैंने, मैट्रिक्स लिख दिया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे देखना होगा कि इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखूंगा, देयर आर 6 अल्फ़ाबेट इन मैट्रिक्स। तो मेरे पास कितने अल्फ़ाबेट हैं तकरीबन मैट्रिक्स से, और तीनों छेवों के छेवों क्या है, अनकॉमन है, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, अलग अलग है। तो हमने इस तरह से लिखना है इसको। इसके बाद क्या लिखोगे, क्योंकि मुझे अरेंजमेंट फाइंड करनी है तो लिखूंगा अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट क्या लिखूंगा, अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जो मेरे पास वर्ड मैट्रिक्स दिया हुआ उसका अरेंजमेंट निकालना है। तो अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है उसके क्या होगा, 6 अल्फ़ाबेट है, तो मैं 6 लिखूंगा और उसके बाद क्या लिख दूंगा, फैक्टोरियल। तो याद रखना, जितने आपके पास वर्ड होते हैं ना अनकॉमन वाले, तो उसमें क्या लगा देते हैं, फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो 6 का मेरे पास फैक्टोरियल क्या होते हैं, अगर मैं 6 का क्या निकालूं, फैक्टोरियल निकालूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 720। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 720 वेज। तो हमारे पास 720 तरीके से क्या हो सकते हैं, इस मैट्रिक्स को अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, उसी के साथ साथ सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ ईच ऑफ देम विथ स्टार्ट आर। तो क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ ईच ऑफ देम विथ स्टार्ट आर। तो मैं देखता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, जब मेरे पास आर की टर्म क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। तो मेरे पास आर हटेगा, तो आर को अगर मैं हटाऊंगा तो मेरे पास कितने वर्ड्स बचते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो स्टार्ट होगा 5 से, वो क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ज़रा इसकी वैल्यू निकाल दो कि 5 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है मेरे पास। तो मेरे पास आ जाती है 120। तो मेरे पास 120 क्या हो जाएगा, वेस हो जाएगा, अगर मेरे पास क्या हो जाएगा, आर से स्टार्ट होगा
तो ये था मेरे पास इस सवाल के जवाबात। मैंने इस पार्ट में आपको 5 सवालात सॉल्व करवा दिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके एक्सरसाइज 6.3 की जानिब जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।